Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss fraud, that is section 17 under free consent. So let's get started. तो अब यहाँ पे पहले हम फ्रॉड की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हम फ्रॉड किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल एक्ट्स कमिटेड बाय अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पर्सन और टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड कब माना जाएगा कोई भी एक्टिविटी, जब ऐसी एक्टिविटी इंटेंशनली कमिट की जाएगी दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए या फिर दूसरी पार्टी का कोई लॉस करने के लिए और खुद की एडवांटेज के लिए। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी मेक की जाती है कि ताकि उससे कोई दूसरी पार्टी जो है उस स्टेटमेंट को सुनकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, इंड्यूस करती है वो पार्टी दूसरी पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए किसी भी फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर, तो फिर उसको हम मानेंगे कि वो फ्रॉड है। अब आप इसको मिस रिप्रेजेंटेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनइंटेंशनल होती है और फ्रॉड यहाँ पे इंटेंशनली मेक किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटेंशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉड के अंदर, कि अगर इंटेंशनली कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी स्टेटमेंट की तो उस केस में हम उसको फ्रॉड मानेंगे। लेकिन अगर यही जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो अनइंटेंशनली मेक की जाती है तो उस केस में फिर हम उसे फ्रॉड नहीं मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। तो यहाँ पे अब जो फ्रॉड है वो दूसरी पार्टी इसीलिए कर रही है ताकि जो जिस भी पार्टी को वो स्टेटमेंट मेक कर रही है उसका नुकसान हो जाए और उससे उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का जो कोई फ्रॉड कर रही है उसका फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे ये दूसरी पार्टी को इंड्यूस कर रही है कि वो किसी भी फॉल्स स्टेटमेंट के चलते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो उसको फिर हम फ्रॉड मानेंगे। तो अब यहाँ पे फ्रॉड के अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, ऐसी हम 5 कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है द रिप्रेजेंटेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक पर्टिकुलर फैक्ट है वो ट्रू है, लेकिन एक्चुअली वो फैक्ट जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब वो एक अनट्रू फैक्ट को या फिर किसी फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू करके बताता है किसी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को। और जब उसको ये पता है कि वो फैक्ट जो है वो ट्रू नहीं है और उसके बावजूद वो दूसरी पार्टी को ऐसा बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये ट्रू है, और इससे जो दूसरी पार्टी है वो उस स्टेटमेंट को सुनकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है उस पार्टी के साथ, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसके साथ जो है वो फ्रॉड किया है उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने जो वो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो मेक कर रही है। क्योंकि यहाँ पर वो जो रिप्रेजेंटेशन वो दे रही है वो उसे भी पता है कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है जिसको वो ट्रू करके बता रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियस हो गया ये पॉइंट कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रही है, क्योंकि जब उसे ये फैक्ट पता है कि वो बात जो है वो ठीक नहीं है और उसके बाद भी वो ऐसा बोल रही है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो उस केस में फिर हम उसे बोलेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने फ्रॉड के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। तो अब यहाँ पे अ फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली मेड इज फ्रॉड। कोई भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट है जो इंटेंशनली मेक की हुई है तो ही उसे हम फ्रॉड मानेंगे। लेकिन अब यहीं पे अगर फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंशनली वर्ड अगर यूज़ नहीं होता तो फिर इस केस में हम इसको कहते कि ये फ्रॉड नहीं मिस रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इस केस में जहाँ पर इंटेंशनली ऐसा हो रहा है तो फिर हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर ये फ्रॉड मेक किया है दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने। तो अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अब यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट है कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो जानबूझ के दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कोई भी जो फैक्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करती है, तो उसको भी हम फ्रॉड बोलेंगे कि उसने सारे मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो एक्टिवली कंसील किए, मतलब नहीं बताए, छुपा कर रखे दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से जिसके साथ वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, तो उसे भी हम फ्रॉड ही मानेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो ऑब्लिगेटेड है सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने के लिए, वो सिर्फ वही फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगी जो बताने इम्पॉर्टेंट है, सारे मटेरियल फैक्ट उसको नहीं बताने हैं, इसके लिए वो बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो फैक्ट उसको अगर वो उस फैक्ट को एक्टिवली कंसील करती है तो उस केस में हम इसको फ्रॉड बोलेंगे। तो अब इस केस में यहाँ पे 2 केसेस हैं कि अब
एक्टिव कंसीलमेंट वो किन फैक्ट्स का कर रही होगी, या तो वो फैक्ट्स जो हैं वो मटेरियल फैक्ट्स होंगे और वो बताना जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको ये फैक्ट जो है वो दूसरी पार्टी के साथ डिस्क्लोज करना है। तो इस केस में कब हम फ्रॉड मानेंगे और कब जो एक्टिव कंसीलमेंट है वो इममटेरियल फैक्ट्स के लिए नहीं है, कि अगर वो फैक्ट जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो उसको नहीं बताती, तो इस केस में फिर हम इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पे एक टर्म है कैवेट एम्प्टर, जो कि हम प्रिंसिपल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानते हैं कि कैवेट एम्प्टर जो है एक प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। अब इस केस में क्या है कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, मान लेते कोई भी मेडिसिन परचेज़ करने के लिए, और जो शॉपकीपर है वो आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो दे देता है और उसको आप बिना चेक किए हुए उसको परचेज़ कर लेते हैं और उसे घर ले आते हैं, तो इस केस में वहाँ पर उस शॉपकीपर की गलती नहीं मानी जाएगी कि उसने जो है वो आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दिए हैं। इसमें आपकी गलती है कि आपने उसको शॉप पर चेक नहीं किया कि वो एक्सपायर्ड है कि नहीं है, वो आपको सही मेडिसिन दे रहा है या नहीं। तो इसी केस को हम कहते हैं कि लेट द बायर बिवेयर, कि आप जो कि बायर हैं उनको बिवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं या वही प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो इस केस में वहाँ पे शॉपकीपर की लायबिलिटी नहीं बनती कि वो आपको सारे फैक्ट्स बताएगा कि ये जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो एक्सपायर्ड है, तो वो खुद से ऐसा नहीं बताएगा और वो ऐसा बताने के लिए बाइंडिंग भी नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिव कंसीलमेंट वो उसी फैक्ट का कर रहा है जो उसको बताना इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट फ्रॉड, मतलब कि अब शॉपकीपर ने जब आपको ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया, नॉन डिस्क्लोजर है अगर यहाँ पर, तो उस केस में उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे कि वो शॉपकीपर ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैवेट एम्प्टर होना चाहिए, मतलब लेट द बायर बिवेयर, कि बायर को खुद के राइट्स पता होने चाहिए कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये पता होना चाहिए कि उसको वो मेडिसिन चेक करनी चाहिए थी लेने से पहले। तो इस केस में तो यहाँ पर हम इसके दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए एंड बी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और यहाँ पर ए जो है वो हॉर्स का डीलर है, मतलब वो हॉर्स की बाय एंड सेल करता है, और यहाँ पर बी जो है वो उससे एक हॉर्स लेना चाहता है। तो अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि ए जो है वो उसे एक हॉर्स ऑफर करता है विद क्रैक्ड हूफ, मतलब वो जो हॉर्स है उसका जो हूफ है, मतलब उसके जो खुर हैं वो क्रैक्ड हैं, उनमें क्रैक पड़ चुका है। लेकिन वो ऐसा बी को नहीं बताता कि वो जो हॉर्स उसे ऑफर कर रहा है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, ए ऐसा बोल रहा है कि वो उसे वो हॉर्स जो है वो सेल करेगा, और ए जो है वो बी को ऐसा नहीं बताता कि उस हॉर्स का जो हूफ है वो क्रैक्ड है। जब बी उससे पूछता है कि वो हेल्दी हॉर्स है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है उस हॉर्स में, तो यहाँ पर ए ऐसा बोल देता है कि नहीं, कोई हॉर्स में कोई डिफेक्ट नहीं है। वो उसके क्रैक्ड हूफ को भी कवर कर देता है कि बी जो है वो ये आइडेंटिफाई ना कर ले बाय करने से पहले उस हॉर्स को कि उस हॉर्स का जो हूफ है वो क्रैक्ड है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि बी जब खुद ऑब्जर्व करता है उस हॉर्स को, तो वो देख लेता है कि उस हॉर्स का जो हूफ है वो क्रैक्ड है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर माना जाएगा कि ए ने जो है वो फ्रॉड किया है बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जब बी ने पूछा था कि वो हॉर्स जो है वो हेल्दी है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तब यहाँ पर ए ने जो है उस फैक्ट पे नोट किया था कि हाँ उस हॉर्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और उसने ये नहीं बताया था कि उस हॉर्स का जो हूफ है वो क्रैक्ड है। तो इस केस में यहाँ पर माना जाएगा कि ए ने जो है वो फ्रॉड किया है बी के साथ, और अब बी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मना कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर ए ने जो फैक्ट्स डिस्क्लोज करने थे वो एक्चुअली उसने डिस्क्लोज नहीं करे। और क्यों इन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, और यहाँ पर बी ने ऐसा पूछा था कि वो हॉर्स जो है वो डिफेक्टिव तो नहीं है, तो यहाँ पर ए ने जो है वो मना नहीं किया कि वो हॉर्स जो है वो डिफेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ पर माना जाएगा कि ए ने यहाँ पर बी के साथ फ्रॉड किया है। तो अब ये किस केस में फ्रॉड नहीं होता उसका भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो ये हटा देते हैं ये कंडीशन, और यहाँ पर मान लेते हैं कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड है, वो हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है, और यहाँ पर अब ए जो है वो ऑक्शन करता है किसी हॉर्स का जो कि अनसाउंड है,
और बी उस हॉर्स को उस ऑक्शन से ले लेता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो जो हॉर्स है वो अनसाउंड है, तो इस केस में यहाँ पर ए को फ्रॉड नहीं माना जाएगा कि ए ने कोई फ्रॉड किया है बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बी ने भी कोई फैक्ट चेक नहीं किया। यहाँ पे उसने भी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है और उसने वो ऑक्शन में वो हॉर्स जो है वो परचेज कर लिया। तो इस केस में यहाँ पर ए जो है वो लायबल नहीं है ये बताने के लिए कि वो हॉर्स जो है वो अनसाउंड है, और बी ने भी ये इंक्वायर नहीं किया कि वो हॉर्स जो है वो सही कंडीशंस में है या नहीं। तो इस केस में माना जाएगा कि ए ने यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं किया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जो है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब अब एक ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो कि इसलिए मेक किया जा रहा है कि हमें उसे परफॉर्म करना ही नहीं है। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक्स एंड वाई दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर, और एक्स जो है वो मान लेते हैं वाई से गुड्स ऑन क्रेडिट ले लेता है, कि मतलब वो क्रेडिट पर गुड्स जो है वो वाई से परचेज कर लेता है। तो अब यहाँ पर एक्स को ऐसा पता है कि वो इनसॉल्वेंट है और वो उन गुड्स के लिए जो उसने क्रेडिट पर ले लिए वो उनके लिए पे नहीं कर पाएगा, और फिर भी वो गुड्स जो है वो परचेज कर लेता है वाई से। तो इस केस में हम यहाँ पर एक्स को ऐसा मानेंगे कि उसने फ्रॉड किया है वाई के साथ, क्योंकि एक्स को पता था कि वो इनसॉल्वेंट है और वाई को ऐसा नहीं पता था, और एक्स ने ऐसा दिखा के कि वो इंसॉल्वेंट नहीं है ऐसा बता के उससे गुड्स ले लिए, परचेज कर लिए क्रेडिट के ऊपर, उधार पे उसने गुड्स बाय कर लिए वाई से। तो इस केस में हम एक्स को फ्रॉड मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होता और फिर वो वाई से गुड्स ऑन क्रेडिट जो है वो परचेज कर लेता, और उसके बाद क्या होता, जब उसने वो गुड्स ले लिए थे उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाता, तो फिर हम इसमें नहीं मानते कि एक्स ने कोई फ्रॉड किया है। जब वो ये क्रेडिट परचेज कर रहा था तब उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी वाई को डिसीव करने की, उस केस में वो वाई को डिसीव नहीं करना चाहता था। लेकिन जो पहले वाला केस था कि जिसमें एक्स को पता है कि वो इनसॉल्वेंट है, तो इस केस में तो प्रॉपर एक्स की इंटेंशन यही है कि वो वाई को डिसीव करना चाहता है और वो ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जिसको फुलफिल करने की उसकी कोई इंटेंशन है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब एक्स को पता है कि वो इंसॉल्वेंट है और वो इस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो क्रेडिट पर उसने गुड्स लिए हैं वो उनके बदले में जो पैसे हैं वो नहीं दे पाएगा, पे नहीं कर पाएगा, और फिर भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है और गुड्स जो है वो परचेज कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक्स को ऐसा माना कि वो एक ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जिसको परफॉर्म करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं है। तो इस केस में एक्स जो है वो फ्रॉड हुआ। तो मेयर फेलियर टू पे वेयर देयर वॉज नो ओरिजिनल डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट फ्रॉड। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं था पहले और वो वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया जिसमें उसने गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट के ऊपर, तो अब यहाँ पर तो एक्स जो है वो बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, वो उन गुड्स को क्रेडिट पर लेने के बाद इंसॉल्वेंट हुआ है। तो इसमें अब वो जो पेमेंट है वो नहीं कर पाएगा वाई को। तो फिर यहाँ पे मियर फेलियर टू पे, मतलब एक्स जो है वो जब वाई को पेमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा, तो इस केस में हम इसको फ्रॉड नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेयर देयर वाज नो ओरिजिनल डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, वो गुड्स जो है वो परचेज कर रहा था उस टाइम पर, तो इसीलिए हम इसको फ्रॉड नहीं मानेंगे सेकंड केस में। तो फोर्थ कंडीशन देखते हैं अब। फोर्थ कंडीशन है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब जो भी कोई भी ऐसा एक्ट जो कि दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को डिसीव करने के लिए किया जाता है तो उसको हम फ्रॉड मानते हैं। तो अब ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों दी हुई है, क्योंकि जो फ्रॉड है वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, तो अब वो सारे तरीके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं कर पाता, मतलब लॉ उन सारे ही वेज को लिख नहीं सकता। इसीलिए ऐसा यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट है कि एनी अदर एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फिटेड टू डिसीव, मतलब दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए किया हुआ है, तो उसको भी हम फ्रॉड ही मानेंगे। हम यहाँ पर ऑल सरप्राइजेज, ट्रिक, cunning, dissembling and other unfair way that is used to deceive others are fraud।
तो मतलब ऐसे कोई भी सरप्राइजेस, मतलब कोई भी पागल बनाने के लिए दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को उसको कुछ ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट बता के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया जाता है कि आपको ऐसा करने से कोई सरप्राइज मिलेगा, या फिर कोई ऐसी मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर देते हैं दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ, और कोई कनिंग या डिसेंबलिंग एक्टिविटीज़ हैं, या फिर कोई अनफेयर वे है जिससे दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो डिसीव हो रही है या उसका कुछ नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कि वो फ्रॉड है। तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को डिसीव करने के लिए की गई है तो उसको हम फ्रॉड मानते हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी या फिर एक्ट या ओमिशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लॉ में ऐसा रिटर्न है, जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को भी हम जो है वो फ्रॉड ही मानेंगे। अब ये तो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कवर कर रहा है, ये वाला पॉइंट, जो एक्टिविटीज़ कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पहले परफॉर्म कर रही है जो कि अनडिफाइंड है लॉ में, मतलब लॉ में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा हुआ। लेकिन अब अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसके बारे में स्पेशली लॉ में लिखा हुआ है कि ऐसी किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, कि वो फ्रॉड के बराबर ही माना जाएगा, तो फिर उस केस में ऐसी एक्टिविटीज़ को भी हम फ्रॉड ही मानेंगे, क्योंकि वो लॉ में ऐसा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं अगर वो परफॉर्म की जाती हैं तो वो इक्विवेलेंट टू फ्रॉड मानी जाएंगी। तो आई होप आप फ्रॉड की ये सारी कंडीशन और इसकी डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।